नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GDS स्टडी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी लोगों को GDS टू MTS पोस्टमैन एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है ना दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि जो अब हमारे इस चैनल पर आप सभी लोगों को GDS टू MTS का जो बैच है वो स्टार्ट हो गया है। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट हैं जो GDS टू MTS की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि अब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हुआ है। और इसके अलावा आपकी जो क्लास भी कराई जा रही है मैथ की, आप उसको 8:30 बजे देखना ना भूलें। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, ये बिल्कुल बेसिक है। पोस्ट ग्रेड फर्स्ट मैं लेकर आया हूँ बिल्कुल बेसिक से, और इसी को मैं कराने वाला हूँ आप सभी लोगों को आज। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपका पोस्ट ऑफिस है उसका इतिहास क्या है। तब पोस्ट ग्रेड फर्स्ट ये क्वेश्चन लिए गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसी में से, क्योंकि आप अगर बेसिक क्लियर कर लेंगे, आपकी जो थ्योरी होगी अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाता है, तो आपके जो MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो आपके पास ऑटोमेटिकली बन जाते हैं आपसे। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज इसमें देखने वाले हैं हम कि जो पोस्ट ऑफिस है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, उसकी जो बेसिक नॉलेज है कि अब पोस्ट ऑफिस है वह जो आपका ऑल ओवर इंडिया में क्या काम करता है तथा इसकी क्या भूमिका रही है। ठीक है ना। तो पोस्ट ऑफिस यहाँ पे बताया गया है कि 150 वर्षों से अधिक वर्षों के लिए डाक विभाग डॉप देश की रीढ़ है एवं संचार और देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सामाजिक आर्थिक विकास SAI कई मायनों में भारतीय नागरिकों के जीवन को छूता है। मेल डिलीवरी करना, लघु बचत योजनाओं के तहत जमा स्वीकार करना और डाक जीवन बीमा PLI RPLI ग्रामीण डाक जीवन बीमा के तहत कवर प्रदान करना और बिल जैसी रिटेल सेवाएं प्रदान करना, संग्रह प्रपत्रों की बिक्री आदि। डॉप भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, वेतन और वितरण, वृद्धावस्था पेंशन भुगतान जैसे कि नागरिकों के लिए अन्य सेवाओं के लिए निर्वहन में भारत सरकार के लिए एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। पोस्ट ऑफिस कार्यालयों के साथ टॉप दुनिया की में सबसे व्यापक रूप से वितरित डाक नेटवर्क है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सीधा सार यह है कि जो आपका जो डाक विभाग है वह लगभग 150 वर्ष हो गए हैं डाक विभाग को चालू हुए। ठीक है ना। पहले इसकी शुरुआत हमारे जो अंग्रेज शासन काल में हुई थी, उसके चलते फिर धीरे धीरे इसमें चेंजेस होते गए हैं। अब तो जो आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आ गया है, उससे भी डाक विभाग की और ज़्यादा जो गांव में पकड़ थी वो और ज़्यादा हो गई है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बताया है, सीधा हम देखेंगे कि देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मतलब कि जो पोस्ट ऑफिस है वह गाँव में फैला हुआ है, आप सभी लोगों को पता है। कुल पोस्ट ऑफिस जो आपके जो डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस है वह आपके समथिंग 23,352 के समथिंग पोस्ट ऑफिस है। ठीक है ना दोस्तों। और कुल टोटल पोस्ट ऑफिस कितनी है, 1.5 लाख के समथिंग आपकी जो पोस्ट ऑफिस है वह आपकी 1.5 लाख के समथिंग है। ठीक है। ग्रामीण पोस्ट ऑफिस है वो आपकी 1.5 लाख के समथिंग है। कुल मिला के टोटल पोस्ट ऑफिस 1,55,000, ठीक है ना, 1,55,352 पोस्ट ऑफिस के समथिंग अभी यह भारत में 1,55,352 पोस्ट ऑफिस संचालित हो रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो यह क्या क्या सुविधाएं प्रदान करते हैं यह हम देखेंगे। देखिए, आपको यह PLI की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है ना। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जिसको हम बोलते हैं, और जो सरकारी कर्मचारियों की या अर्धशासकीय कर्मचारियों की या फिर ऐसे कर्मचारियों की जो किसी कंपनी में काम करते हैं जो भारत सरकार का, जिसमें थोड़ा बहुत निवेश होता है। ठीक है ना। और जो आपके जो एजेंट होते हैं उनको भी इसका कवर का लाभ मिल जाता है। ठीक है ना दोस्तों। जो RPLI होती है, RPLI क्या होती है, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है ना। इसको रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होती है, इसको जो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, जो ग्रामीण इलाकों में जो व्यक्ति होते हैं, वहाँ के जो नागरिक होते हैं, उनको इस सुविधा का लाभ मिलता है। जिससे कि इसमें सबसे अच्छी एक बात और रहती है जो PLI और RPLI में, कि इसका जो किसी भी प्रकार से अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसका पूरा पैसा, जो इसका पूरा पैसा होता है वो भारत शासन के द्वारा उसको दिया जाता है। ठीक है ना। इसमें यही अच्छी खासियत है। ठीक है ना। इसमें क्या बताने वाला हूँ, और इसमें SB सेविंग अकाउंट भी खुलते हैं। जो आपके डाकघर हैं, जो आपके गांव के जो डाकघर होते हैं उसमें SB खुलते हैं, RD खुलते हैं और TD भी खुलते हैं। ठीक है ना दोस्तों।
जो अभी जो कई प्रकार का डेवलप हो रहा है, अब जो आपका आईपीपी का भी आ गया है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में, तो आईपीपी के भी खाते यहाँ पे खोले जा सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आईपीपी सेविंग बैंक के यहाँ पे खाते खोल सकते हैं। इसके अलावा जो केवीपी रहता है या फिर एनएससी रहता है, ठीक है ना, जो केवीपी रहता है, एनएससी रहता है, एनएससी रहता है, ठीक है ना, एनएससी, केवीपी, ठीक है ना, और एमआईएस, इन सभी को आपके जो आपका उप डाकघर होता है, उप डाकघर में इन सभी को खोला जाता है। ठीक है ना दोस्तों, उप डाकघर में इन सभी को खोला जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, सीधा सीधा है कि जो आपका जो ग्रामीण पोस्ट ऑफिस होता है, वो आपके जो जितनी भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं, उन योजनाओं का आपको सीधा लाभ अपने जो आपका गांव है वहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है ना, डाकघर के द्वारा। और अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा सीएससी सेंटर की सुविधा और दे दी गई है, इसलिए और व्यापक हो जाएगा। जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं चलती हैं, जितनी सारी भी योजना चलती हैं, वो योजनाओं का लाभ हम सीधा सीधा ले सकते हैं। ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस अब सीएससी सेंटर की भी सुविधा देने लगा है। इसमें पैन कार्ड बनाना, ठीक है ना, पैन कार्ड बनाना, इसकी मैं अलग वीडियो लेकर आऊँगा कि सीएससी सेंटर में क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं। तो पैन कार्ड बनाना या फिर आपका जो आधार कार्ड में करेक्शन करना, ठीक है ना, आधार कार्ड में करेक्शन करना, ये सारी सुविधाएं आपको सीएससी सेंटर में मिल जाती हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड वगैरह में करेक्शन करना चाहते हैं तो आप किसी भी डाकघर में जाकर आप वो करवा सकते हैं। आपका सीएससी सेंटर वहाँ पे रोल आउट हो जाएगा उसके बाद। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बन सकता है कि जो आरपीएलआई है वो कहाँ पर जो आरपीएलआई है वह किसके लिए लागू होता है, कौन कौन आरपीएलआई का खाता खुलवा सकता है, ठीक है ना, और जो पीएलआई होती है वो कौन कौन खाता खुलवा सकते हैं। तो आरपीएलआई का खाता वह व्यक्ति खुलवा सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति निवास करता हो वह इसका खाता खुलवा सकता है। लेकिन पीएलआई सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों की खुलती है जो या तो किसी सरकारी कर्मचारी होते हैं या फिर किसी अर्थशासकीय जो आपका भारत सरकार का जिसमें निवेश हो उसमें काम कर रहे हो, उन्हीं के इसमें खुलते हैं। ठीक है ना, तो इसमें कुल टोटल कितने 1,55,000 के समथिंग जो डाकघर हैं अभी वो संचालित हो रहे हैं। ठीक है ना, 1,55,000 के समथिंग जो डाकघर हैं वह अभी चलाए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें हम ये देख लिया। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अभी दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूँ जो आपका विभाग का जो संगठन है, ठीक है ना, उसके बारे में मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो जो विभाग का संगठन है इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि दोस्तों आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूरे आपके बन सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार से प्रश्न बन सकता है। और मैंने ये बिल्कुल आपकी जो डाक विभाग की साइड है उससे ये जो अपडेट है उसी को मैं आपको करा रहा हूँ। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे कि आप सभी लोगों को जो एमटीएस का होने वाला एग्ज़ाम है दिसंबर में आपका, उसमें आपका एक भी नंबर बाहर ना जा सके। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए, तो संगठन अवलोकन, तो यहाँ पे संगठन के बारे में बताया गया कि डाक विभाग कैसे काम करता है। डाक विभाग संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा कि डाक विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो डाक विभाग सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें देख लेंगे कि इसमें जो डाक विभाग होगा वो आपका सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। डाक सेवा मंडल विभाग में, ठीक है दोस्तों, डाक सेवा मंडल विभाग के एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी के अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट बनेगा कि जो एपेक्स बॉडी होती है, जो मैनेजमेंट की बॉडी होती है जिससे विभाग का संचालन होता है, उसमें कितने सदस्य होते हैं और कितने अध्यक्ष होते हैं। तो उसमें क्या यहाँ पे बताया है कि डाक विभाग के एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी के अध्यक्ष, ठीक है ना, एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं। ठीक है ना, एक अध्यक्ष होगा और 6 सदस्य होंगे। ठीक है ना, अब उन सभी सदस्यों के क्या क्या काम होंगे वो भी हम नेक्स्ट में देखेंगे इसी में। ठीक है ना, इसमें हम इसका एक अध्यक्ष हो गया और 6 सदस्य हो गए। आपके बोर्ड के 6 सदस्यों ने क्रमशः भारतीय डाक विभाग संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो भी बोर्ड के सदस्य हैं वो आपके भारतीय डाक विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आएंगे। डाक सेवा बोर्ड विभाग के शीर्ष प्रबंधन निकाय में अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल हैं।
ठीक है। जो डाक विभाग का जो प्रौद्योगिकी संचार मंत्रालय है उसके अंतर्गत एक अध्यक्ष होगा और 6 सदस्य बोर्ड के शामिल होंगे, ठीक है ना। बोर्ड के 6 सदस्य क्रमशः क्रमिक संचालन और प्रौद्योगिकी, डाक जीवन बीमा, मानव संसाधन विकास योजना के विभागों को रखते हैं। तो उसमें अब इसमें पूछा जाएगा कि इसमें पोस्ट ऑफिस में कौन कौन से काम आ सकते हैं, ठीक है ना। तो पोस्ट ऑफिस के जो 6 सदस्य रहते हैं उसको क्या क्या काम रहते हैं, तो उसमें रहता है एक कार्मिक रहता है, एक संचालन रहता है, और एक जो संचालन प्रौद्योगिकी रहता है, और एक डाक जीवन बीमा, ठीक है ना, PLI का जो काम संभालते हैं, और मानव संसाधन विकास का जो काम संभालते हैं उसका भी इसमें डाक विभाग में रहता है। योजना के विभागों को रखते हैं, जो भारत सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं उनको यह निगरानी में रखते हैं, ठीक है ना। तो ये 6 हो गए। तो इसमें से 6 में से ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से कार्मिक या संचालन प्रौद्योगिकी, डाक जीवन बीमा किस में चालित होता है, किस विभाग में की योजना है। तो मतलब इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो मानव संसाधन विकास योजना के विभागों को रखते हैं। विभाग के संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार बोर्ड के एक स्थायी आमंत्रित व्यक्ति हैं। जो विभाग के संयुक्त सचिव होते हैं वो वित्तीय सलाहकार होते हैं, ठीक है ना। वित्तीय सलाहकार जो भारत सरकार के द्वारा जो एक IAS रैंक के अफसर होते हैं उन सभी को वित्तीय सलाहकार होते हैं, जो विभाग के सदस्य होते हैं, ठीक है ना। एक स्थायी आमंत्रित व्यक्ति हैं। बोर्ड को निदेशालय के एक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी द्वारा बोर्ड के सचिव के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। उप महानिदेशक और सहायक महानिदेशक मुख्यालय में बोर्ड के लिए आवश्यक कार्यात्मक सहायता प्रदान करता है। मतलब कि जो उपनिदेशक होता है, ठीक है ना, जो DG होता है, या ठीक है ना, जो DG होता है वह विभाग का पूरा संचालन करता है, ठीक है ना। जो DG होगा, डायरेक्टर जनरल होगा, वह विभाग का पूरा संचालन करेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें जो आपके क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बस इसमें 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। एक तो क्वेश्चन बन सकता है आपका कि सबसे पहले कि कितने सदस्य होते हैं और कितने अध्यक्ष होते हैं। तो इसमें डाक सेवा बोर्ड में एक अध्यक्ष होता है, ठीक है ना, एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। 6 आपके इसमें सदस्य होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसमें 6 सदस्य होते हैं और उसमें 6 सदस्य होते हैं। उनको क्या रहता है, उनका रहता है काम, जो आपके डाक विभाग है उस डाक विभाग में आपके जो कार्य है उस कार्य को ऐसे क्रमिक संचालन विभाग, प्रौद्योगिकी विभाग, जीवन बीमा, इन सभी को उनके सदस्य होते हैं, ठीक है ना। उनका संचालन हर एक व्यक्ति को दिया जाता है। और इसका पूरा कंट्रोल किसके पास रहेगा, सबसे पहले इसका कंट्रोल प्रधानमंत्री, जो आपका प्रधानमंत्री नहीं, यहाँ पे जो आपके मंत्री होते हैं इसके, जैसे कि इसके डाक विभाग के अभी जो मंत्री होंगे ना वो इनका संचालन करेंगे। उसके बाद जो DG होगा, जो डायरेक्टर जनरल होगा, उसके बाद इसका उसका मुख्य अधिकारी होता है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे हम डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे देश में 23 डाक सर्कल में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सर्कल एक राज्य के साथ सह टर्मिनल है, छोड़कर गुजरात सर्कल जो केंद्र शासित प्रदेशों दमन दीप और दादर नागर हवेली का प्रशासन करता है। मतलब कि यहाँ पे सीधा सीधा बताया जा रहा है कि जो डाक सेवा है वह अपने जो भारत है पूरा, जो ऑल ओवर इंडिया में कितने सर्कलों में बटा हुआ है, तो वह 23 सर्कलों में बटा है। जैसे कि MP सर्कल हो गया, ठीक ना, MP सर्कल हो गया, ठीक है ना, राजस्थान सर्कल हो गया। इस प्रकार से यह पूरा आपका डाक विभाग बटा हुआ है, जो 23 डाक सर्कल में विभाजित है, ठीक है ना दोस्तों। 23 डाक सर्कल में यह इसको विभाजित किया गया है। प्रत्येक डाक सर्कल एक राज्य के साथ सह टर्मिनल है। मतलब कि जो प्रत्येक जो राज्य है, हर एक राज्य है उसका एक सह टर्मिनल होता है। मतलब कि उसका एक जो आपका ऐसे, मतलब अगर मान लो कि आपका MP सर्कल है, ठीक है ना, MP सर्कल का आपका क्या हो जाएगा, इसका भोपाल हो जाएगा, ठीक है ना, भोपाल ऐसे करके इसका जुड़ा होता है, ठीक है ना। अब इसको क्या बताया गया, इसमें क्या बता रहा है, छोड़कर गुजरात सर्कल जो केंद्र शासित प्रदेश दादर और दमन और दीप और दादर और नागर हवेली का प्रशासन करता है। मतलब कि एक ऐसा राज्य, मतलब कि कुल टोटल 22 राज्य हैं
जो शहर टर्मिनल के साथ अपना यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन उसमें छोड़कर सिर्फ गुजरात को छोड़कर, इसमें गुजरात नहीं आता है। गुजरात जो है केंद्र शासित प्रदेश में दमन और दीप में और दादरा और नागर हवेली में प्रशासन का कार्य करता है। ठीक है ना। सर्किल, केरल सर्किल जिसमें केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप शामिल है। जो आपका केरल सर्कल है उसमें लक्षद्वीप शामिल हो जाएगा। ठीक है ना, लक्षद्वीप शामिल हो जाएगा उसमें। महाराष्ट्र सर्किल जिससे ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें क्या बताया है, केरल सर्कल जिसमें केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप शामिल है। जो केरल सर्कल है, ठीक है, उसमें लक्षद्वीप शामिल हो जाएगा आपका। ठीक है ना, लक्षद्वीप इसमें शामिल हो जाएगा। महाराष्ट्र सर्कल जिसमें अधिकार क्षेत्र में गोवा राज्य, जो महाराष्ट्र सर्कल है उसमें कौन सा आ जाएगा, उसमें गोवा को शामिल किया गया है। नॉर्थ ईस्ट सर्कल जिसमें 6 पूर्वोत्तर राज्य शामिल है। जो नॉर्थ ईस्ट है ना उसमें 6 पूर्वोत्तर राज्य शामिल है। कौन कौन से राज्य शामिल है, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है ना, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 6 राज्य इसमें शामिल है। ठीक है ना। जो पंजाब सर्किल है, पंजाब किसके प्रशासन में आता है, पंजाब सर्किल जिसका प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार में केंद्र है शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। ठीक है ना, पंजाब का हो जाएगा चंडीगढ़। इसकी मैं आप सभी लोगों को एक और नीचे जाके इसमें इस पीडीएफ में आपको और अच्छे से समझाऊंगा, तो वहाँ पे भी आप इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आप इसको देखते चलें कि कौन सा किस सर्किल में है, उसी बेसिस पे ये मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है ना। जो केंद्र शासित पांडिचेरी का प्रशासन करता है, और पश्चिम बंगाल सर्किल है जो सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश का भी प्रशासन करता है। मतलब कि जो सिक्किम है वह आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केंद्र शासित का भी प्रशासन करेगा। ठीक है ना। इस प्रत्येक सर्किल के प्रधान है, एक प्रधान मुख्य पोस्टमास्टर जनरल होता है। ठीक है ना। इसका जो सीधा सीधा यहाँ पे बताया है कि जो आपके 23 सर्कल हैं, उन 23 सर्कलों में ये इनके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके भी ये राज्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों का उन पर प्रशासन करते हैं। ठीक है ना। और लेकिन यहाँ पे क्या है, सीधा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपका सर्कल का हेड कौन होगा। ठीक है ना। तो सर्कल का और एक सर्कल ऐसे 23 डाक सर्कल हैं, तो इसमें 23 जो आपके होंगे जो डाक प्रमुख होंगे। ठीक है ना, उनको हम पीएमजी बोलते हैं। ठीक है ना, या फिर पोस्ट मास्टर जनरल। ठीक है ना, पीएमजी उनको बोला जाता है। ठीक है ना, एक सर्कल के प्रमुख को पीएमजी बोला जाता है, जिसको हम पोस्ट मास्टर जनरल या मुख्य पोस्ट मास्टर या सीपीएमजी। ठीक है ना, मुख्य पोस्ट मास्टर इसको हम बोल सकते हैं सीपीएमजी। ठीक है ना, इसको हम जनरल कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रत्येक सर्कल के प्रधान है, एक प्रधान मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल या मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल। प्रत्येक सर्कल को आगे क्षेत्र में विभाजित पोस्ट मास्टर जनरल या मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, प्रत्येक सर्कल को आगे क्षेत्र में विभाजित किया गया है और इन क्षेत्र को कार्य इकाइयों जिसे मंडल, डाक, रेल, मिल, सेवा मंडल कहते हैं। ठीक ना। इसके बाद जिस राज्य का ऐसे जो भी राज्य होगा उसके पीएमजी के बाद आएगा आपका सीपीएमजी, सीपीएमजी के बाद आएगा आपका पीएमजी के बाद आएगा सीपीएमजी। ठीक है ना, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल आपके। ठीक है ना, तो उसके बाद फिर रेल सेवा बोर्ड आते हैं। रेल सेवा बोर्ड के बाद फिर आपके जो अधीक्षक होते हैं वो आते हैं। उसके बाद फिर आपके प्रधान डाकघर आते हैं। प्रधान डाकघर के बाद आपके सब डाकघर आते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार से ये सिस्टम इसका बना रहता है और यहाँ तक बीओ तक इसका डायरेक्ट चेन के साइड चेन सिस्टम रहता है। ठीक है ना, तो बेस सर्कल का नेतृत्व एक अतिरिक्त महानिदेशक करता है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सर्कल और अन्य क्षेत्र कार्यरत इकाइयाँ जैसे सर्कल टिकट भंडार, डाक वस्तु भंडार व मेल्स मोटर सेवा आदि होती है। इन 23 सर्कलों के अलावा सशस्त्र बलों की डाक संचार जरूरतों को पूरा करने के लिए एक और सर्कल है जिसे बेस सर्कल कहा जाता है। मतलब कि इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। अभी तक इसको किसी ने पढ़ाया होगा आप सभी लोगों को, तो यहाँ पर देख लीजिए ये 23 सर्कल के अलावा एक सर्कल और होता है। अब एक सर्कल कौन सा होता है, वो आपका होता है बेस सर्कल। ठीक है ना, इसके अलावा आप कभी भी प्रश्न पूछ लेंगे कि बेस सर्कल किसे कहता है या बेस सर्कल के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आपको इसका पता होना चाहिए। आप इसका आंसर तभी सही बता सकते हैं जब आपको आपने इस मतलब कि जो थ्योरी होगी उसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो बेस सर्कल के अंतर्गत क्या आता है, डाक वस्तु भंडार, मोटर सेवा आदि अन्य कार्यरत इकाइयाँ जैसे सर्कल टिकट का बार आता है, और जो डाक वस्तु सेवा होती है, मेल्स मोटर सेवा होती है आदि होती है। इन 23 सर्कलों के अलावा
सशस्त्र बलों की डाक संचार जरूरतों को पूरा करने के लिए एक और सर्कल, जिसे बेस सर्कल कहा जाता है, बेस सर्कल का नेतृत्व एक अतिरिक्त महानिदेशक करता है। ठीक है ना, इसका कौन नेतृत्व करता है? अतिरिक्त महानिदेशक। जो सेना डाक सेवा एक मेजर जनरल के पद पर होता है, मतलब कि अतिरिक्त डाक सेवा होता है जो मेजर जनरल के पद पर कार्य करता है। ठीक है ना, डाक सेना के अधिकारी एवं सिविल पदों से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी शामिल है। सेना डाक सेवा के अन्य रैंकों के 75% डाक विभाग से लिए जाते हैं और शेष कर्मियों को सेना द्वारा भर्ती किया जाता है। मतलब कि जो आपका आर्मी पोस्टल सर्विस होता है, APS आर्मी पोस्टल सर्किल होता है, उसमें 75% जो आपके विभाग से कर्मचारी जाते हैं और जो उसका जो आपका जो 25% रह जाता है वो डायरेक्ट भर्ती किया जाता है सेना से। ठीक है ना, और 75% उसमें पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जाते हैं। उसके अलावा क्या रहेगा दोस्तों, इसका मुख्य अधिकारी कौन होगा? तो मुख्य अधिकारी होगा मेजर जनरल रैंक का एक अधिकारी होगा। ठीक है ना, इसका मुख्य अधिकारी कौन होगा? मेजर जनरल होगा कोई, तो उसका एक यह मुख्य अधिकारी होगा जो CPF जो PMG की तरह ही इसमें कार्य करता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया हो ये वाला टॉपिक। ठीक है ना, अगर आपको किसी प्रकार कोई डाउट है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ठीक है ना दोस्तों, ये PDF भी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ जाकर आप सभी लोगों को ये PDF मिल जाएगी। ठीक है ना, अब इसमें देखने वाले हैं कि जो डाक सेवा बोर्ड है उसके सदस्य कौन कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद कर लें। जो और ये आप देखेंगे डाक सेवा बोर्ड है उसके सदस्य हैं एक आपका अध्यक्ष हो गया इसमें और 6 सदस्य हो जाएंगे, तो ये पूरा डाक सेवा बोर्ड आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको जो MTS का एग्जाम होगा, क्योंकि उसमें बहुत ही लो लेवल का एग्जाम आता है, उसमें बिल्कुल 100% एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है ना, तो डाक सेवा बोर्ड श्री विनीत पांडे, ठीक है ना, जो विनीत पांडे जी हैं वो क्या है? सचिव डाक सेवा, तो DG है। ठीक है ना, DG पोस्ट है या डायरेक्ट DG है। ठीक है ना, विनीत पांडे है जो अभी विनीत पांडे को सचिव डाक विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और जो आलोक शर्मा है वह डाक महानिदेशक डाक सेवाएं, जो आपकी डाक सेवाएं हैं उससे संबंधित या जो डाक सेवाएं उससे संबंधित या इनको पद दिया गया है। अब चार्ल्स बोबो क्या है? ठीक है ना दोस्तों, तो चार्ल्स बोबो है यहाँ पे सदस्य संचालन, जो संचालन का कार्य करते हैं वो चार्ल्स लोबो को दिया गया है। सुश्री स्मिता कुमार ये सदस्य हैं जो प्रौद्योगिकी विभाग इनके अंतर्गत आता है। और श्री अशोक कुमार पोद्दार अतिरिक्त महानिदेशक समन्वय, ठीक है ना, जो अतिरिक्त महानिदेशक का कार्य है वो अशोक कुमार पोद्दार को दिया गया है। मर्विन अलेक्जेंडर क्या है? सदस्य हैं, वो कार्मिक विभाग के सदस्य हैं। नेक्स्ट है दोस्तों संध्या रानी। संध्या रानी क्या है? योजना एवं DBT, ऐसी कि कोई भी सरकार की जो योजना होती है उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है ना, इसको DBT को हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र बोलते हैं। उस योजना का डायरेक्ट जो खाताधारक होता है उसको डायरेक्ट लाभ पहुंच सके। मान लो कि जो आपका PM किसान निधि योजना है उसके तहत जो भी आपका PM किसान निधि का पैसा आता है वो आपके खाते में डायरेक्ट भेजा जाता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से इससे यह संबंधित है सुश्री संध्या रानी। अब इसका नेक्स्ट क्या है? सुश्री अलका झा। तो अलका झा किससे संबंधित है? योजना एवं मानव संसाधन विकास, किसी भी प्रकार की योजना और मानव संसाधन विकास से संबंधित जो है आपकी अलका झा जी है। ठीक है ना, नेक्स्ट है इसकी आलोक शर्मा, जो सदस्य PLI व चेयरमैन PLI महामंडल नई दिल्ली, जो PLI का कारोबार है वह इसमें आपके जो आलोक शर्मा जी PLI का कारोबार संभालते हैं। तो दोस्तों एक बार और देख लेते हैं इसको हम अच्छे से, ठीक है ना, इससे आपको सही से रिवीजन हो जाएगा और आपको ये याद भी हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप अच्छे से याद कर लें। जो विनीत पांडे जी हैं, विनीत पांडे के को क्या विभाग दिया गया है? जो डाक विभाग दिया गया है, डाक के प्रमुख है। ठीक है ना, आलोक शर्मा है महानिदेशक डाक सेवाएँ, इनका चार्ज है। डॉक्टर चार्ल्स लोबो के लिए सदस्य संचालन का कार्य है। और सुश्री स्मिता कुमार के पास सदस्य प्रौद्योगिकी का चार्ज है। श्री अशोक कुमार पोद्दार के पास अतिरिक्त महानिदेशक समन्वय का चार्ज है। और मर्विन अलेक्जेंडर के पास सदस्य कार्मिक का चार्ज है। सुश्री संध्या रानी के पास DBT योजना का चार्ज है, जितनी भी प्रकार की योजना चलती हैं। सुश्री अलका झा के पास योजना एवं मानव संसाधन का कार्य है। आलोक शर्मा जी के पास सदस्य PLI का कार्य है। ठीक है ना, इसको अच्छे से याद कर लें। अब इसमें हम यहाँ का फंडामेंटल देखते हैं कि डाक विभाग कैसे कार्य करता है। ठीक है ना, इस चार्ट से हम समझेंगे कि जो आपका डाक विभाग है वो कैसे कार्य करता है। ठीक है ना, देखिए दोस्तों डाक विभाग कैसे कार्य करता है। यहाँ पे हम देखेंगे
ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से हम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या गया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है ऑर्गेनाइजेशन है उसका डिपार्टमेंट का यह चार्ट है, ठीक है ना। डिपार्टमेंट सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आएगा, मतलब कि विभाग, भारतीय डाक विभाग, ठीक है ना। यह किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, के सूचना संचार मंत्रालय के अंतर्गत यह काम आता है, यह विभाग आता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी इसका जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के बाद जो मिनिस्टर होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मतलब कि जिस स्टेट का जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर होगा उस स्टेट के यहाँ पे जो कार्य का प्रमुख अधिकारी होगा, ठीक है ना। सेक्रेटरी पोस्ट, ठीक है ना, चेयरमैन पोस्टल सर्विस बोर्ड। उसके बाद कौन से सदस्य आएंगे, एक डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विस और एक होगा सेक्रेटरी पोस्ट, ठीक है ना। इसको यहाँ पे दो भागों में यह बट जाएगा, एक तो एक विभाग आएगा डायरेक्टर जनरल पोस्ट का और एक आएगा सेक्रेटरी पोस्ट या चेयरमैन ऑफ द पोस्ट ऑफिस, ठीक है ना, पोस्टल सर्विस बोर्ड का। अब इसमें जो चेयरमैन ऑफ द पोस्ट वह कितने भागों में बटेगा, यहाँ पे भी इसको हम अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि ये कितने विभागों में बट गया है, ये बट गया है आपका सेक्रेटरी पोस्ट है, ये बट गया सेक्रेटरी पोस्टल सर्विस बोर्ड, मेंबर टेक्नोलॉजी, मेंबर बैंकिंग और जो SRDDG विजिलेंस, ठीक है ना, DDG PMU, DDG RB और यहाँ पे DDG IRNGB, DDG टेक्नोलॉजी, DDG PMA, ठीक है ना। इस प्रकार से यह बढ़ता जा रहा है। DDG CPM CPT मसूरी, DDG फाइनेंशियल सर्विस। तो दोस्तों ये सिर्फ ये स्ट्रक्चर आपको समझने के लिए है कि डाक विभाग कैसे कार्य करता है, ठीक है ना, या डाक विभाग के नीचे कैसे काम होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, DDG प्रोग्राम सेंटर, जो आपका ये जितना भी फाइनेंशियल काम होता है वो आपका सेक्रेटरी पोस्ट चेयरपर्सन पोस्टल सर्विस बोर्ड के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो ये इसके अंतर्गत आएगा। CPT वगैरह, मैसूर वगैरह, किसी भी प्रकार की कोई भी नई जो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होना है या फिर आपको जो विभाग में ऑनलाइन होना है या फिर आपका जो अभी CSI हुआ था या फिर आपका कोर बैंकिंग सिस्टम CSC हुआ था, कोर बैंकिंग सिस्टम CS सिस्टम हुआ था, तो यह सभी पोस्ट सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट या पोस्टल सर्विस बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। अब मेन क्या रहता है, मेन रहता है ये, ठीक है, डायरेक्टर जनरल पोस्ट DG पोस्ट, ठीक है ना, ये इसके अंतर्गत आएगा। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या आएगा, तो इसके अंतर्गत एडिशनल DG, ठीक है ना, एडिशनल DG कोऑर्डिनेट, जो एडिशनल DG होते हैं उसके अंतर्गत ये आएंगे। मेंबर ऑपरेशन, जितने भी मेंबर हैं जो सदस्य हैं इसके अंतर्गत ये आएगा। फिर उसके बाद मेंबर पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस चेयरमैन इन्वेस्टमेंट बोर्ड, एक बोर्ड ये बनेगा। मेंबर ऑफ प्लानिंग एंड HRD मंत्रालय, ठीक है ना। उसके बाद आएगा DG CPMG डायरेक्टर जनरल पार्सल। इसके अंतर्गत मेंबर ऑफ ऑपरेशन में क्या क्या, यहाँ पे देखेंगे पहले एडिशनल DG, इसमें क्या क्या आएगा, DDG पब्लिक गिवेंस क्वालिटी इंश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन, जितना भी प्रकार का इंस्पेक्शन होता है या DGG होता है, फ्लैटली जो भी फ्लैटली कार्य करते हैं वह आपके यहाँ पे, ठीक है ना, एडिशनल DG कोऑर्डिनेट में आएंगे, ठीक है ना। चीफ इंजीनियर यहाँ पे आएंगे और DDG स्टेट्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना। और इसमें मेंबर और ऑपरेशन में क्या आएगा, CGM पार्सल डायरेक्टरेट और GM ऑपरेट आइकॉन, DGM BO डायरेक्टरेट और GM एडमिन एंड BD, ठीक है ना। और GM आएगा इसमें फाइनेंस और DGM आएगा मेल ऑपरेशन, ठीक है ना। इसमें नेक्स्ट बनेगा CGM पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस GM ऑपरेशन और इसमें क्या बना DGG पोस्टल ऑपरेशन DDG पोस्टल ब्लॉक, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे फिर हम देखेंगे, ठीक है ना, इसको यहाँ पे देखें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फंक्शनल यूनिट, ठीक है ना, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसमें वह कैसे कार्य करता है। यहाँ पे जो ये आपका जो चार्ट था वो आपका स्टेट ऑफ जो डायरेक्टर जनरल था यहाँ पे कैसे काम करता है उसके बाद संबंध में था, लेकिन जो विभाग है वह कैसे काम करता है वह जो फंक्शनल यूनिट है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आएगा, ठीक है ना, क्योंकि विभाग सबसे पहले आता है तो विभाग सबसे पहले आएगा। उसके बाद आएगा आपका सेक्रेटरी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, डायरेक्टर जनरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, मेंबर पोस्टल
सर्विस बोर्ड एडिशनल कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। इसके बाद आएगा आपका आर्मी पोस्टल सर्विस, चीफ पोस्ट मास्टर, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, बिजनेस डेवलपमेंट, रकनपा गाजियाबाद पार्सल डायरेक्टरेट, सीपीटी मसूरी पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ पे मतलब कि जो आपका आर्मी 56 एपीओ, 99 56 एपीओ, ठीक है ना, फील्ड ऑफिस और सेक्शन बेस पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे यह सभी आया। रीजनल पोस्ट ऑफिस में के अंतर्गत क्या क्या आया, ऐसे रीजनल है, एमपी रीजनल है, आपका उत्तर प्रदेश रीजनल है, या फिर आपका जो महाराष्ट्र रीजन है उसके आरएमएस आता है, उसके अंदर एक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आता है, और एक जनरल पोस्ट ऑफिस आता है, एक फॉरेन पोस्ट और एक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है ना। तो जो पोस्टल डिवीजन में क्या क्या आएगा, पहले आएगा पोस्टल डिवीजन, सब डिवीजन, उसके बाद हेड डिवीजन, उसके बाद सब डिवीजन, सब पोस्ट ऑफिस, उसके बाद ब्रांच पोस्ट ऑफिस। सबसे नीची इकाई या सबसे छोटी इकाई अगर डाकघर की कहा जाए तो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे RAKNPA रफ़ी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल अकेडमी, यहाँ पे एक जो अकेडमी है, यहाँ पे जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो रफ़ी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल अकेडमी है, जो गाज़ियाबाद में है, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पर कौन क्या है विभाग में, अभी जो विभाग है उसमें कौन क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कर्मचारियों की जो कौन क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे जो विनीत पांडे जी हैं जो सचिव हैं, डाक विभाग के अध्यक्ष हैं, और उसके बाद प्रवर कुमार दुबे हैं जो वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव हैं इनके, ठीक है ना। BS रावत है वो प्रमुख निजी सचिव हैं, और जो S श्रीकांत है वह प्रमुख निजी सचिव है, ठीक है ना। इसमें विनीत पांडे प्रमुख हो गए। यहाँ पे विनीत पांडे को पूछा जा सकता है कि जो विभाग के सचिव हैं वह कौन से हैं, तो विभाग के सचिव का नाम क्या है, यहाँ पे विनीत पांडे इम्पोर्टेंट है, तो आप विनीत पांडे को अच्छे से याद कर लें। दोस्तों इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। जो अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो GDS2 MTS वाले आप व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप जुड़ जाइए, जिससे कि आप सभी लोगों को ये PDF मिल सके, ठीक है ना। तो निदेशक महानिदेशक डाक सेवा के कौन है, तो महानिदेशक डाक सेवा के हैं दोस्तों आलोक शर्मा जी, ठीक है ना। आलोक शर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा, श्री आलोक शर्मा। डाक सेवा बोर्ड, देखिए यहाँ पे डाक सेवा बोर्ड के हमने ऊपर भी यहाँ पे पढ़ लिया था, और यहाँ पे भी हम पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो और एक बार से आपको याद हो जाएंगे। श्री विनीत पांडे डाक सचिव, ठीक है ना, डाक सचिव हो गया विनीत पांडे, आलोक शर्मा हो गया महानिदेशक डाक, डॉक्टर चार्ल्स लोगो हो गया सदस्य संचालन, और सुश्री स्मिता कुमार हो गए सदस्य प्रौद्योगिकी, श्री अशोक कुमार पोड्डर हो गया अतिरिक्त महानिदेशक समन्वय, S मार्विन अलेक्जेंडर हो गया सदस्य कार्मिक, सुश्री संध्या रानी हो गई सदस्य योजना DBT, और जो सुश्री अलका झा हैं वह हो गए सदस्य योजना मानव संसाधन मंत्रालय, और श्री आलोक शर्मा जी हैं वो सदस्य हो गए डाक जीवन बीमा के, और डॉक्टर श्री अनिल कुमार नायक हैं वो ASLFA हो जाएंगे इसका, ठीक है ना। श्री अमन शर्मा हो जाएगा सचिव डाक सेवा बोर्ड, ठीक है ना। और ये जो अपडेट है वो 14 जून 2021 की अपडेट है। तो दोस्तों यहाँ पे आगे जाके देखेंगे, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट बनेगा, ठीक है ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बनेगा वो। तो यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, जो आर्मी पोस्टल सर्विस है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जो आर्मी पोस्टल सर्विस के अभी महानिदेशक कौन है, तो अतिरिक्त महानिदेशक डाक सेना डाक, तो इसके DB महेश हैं जो कर्नल रैंक के अधिकारी है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लें, ठीक है ना। ब्रिगेडियर सेना डाक सेवा या फिर TN मोहन हुए वो कौन से हैं, कर्नल डाक सेवा स्टाफ, और R सुब्रमण्यम है वो कर्नल सेना डाक सेवा संचालन तकनीकी, चेतन आनंद है वो एक UMG समन्वय डाक सेवा, और सुनील कुमार है वो कर्नल सेना डाक सेवा में इसको इनका नाम आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बनेंगे बिहार सर्कल। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कहाँ पे पोस्ट मास्टर जनरल है, और जो कहाँ का कौन सा जो आपका लगता है वो भी देख लेंगे कि जो CPMG कार्यालय है वो कौन सा है। तो यहाँ पे पटना है, पटना का GPO कार्यालय है जनरल पोस्ट ऑफिस, तो अनिल कुमार जी यहाँ के मुख्य पोस्ट मास्टर हो जाएंगे, ठीक है ना। अनिल कुमार जी यहाँ पे CPMG हो जाएंगे, अनिल कुमार जी, ठीक है ना। अनिल कुमार जी इनका जो अनिल कुमार जी हैं वो यहाँ पे CPMG हो जाएंगे। मनोज कुमार हैं जो यहाँ पे जो अलग अलग वहाँ पे वो रहते हैं,
जो आपके CPMG कार्यालय, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी अलग अलग कार्यालय थे, ये नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो PMG कार्यालय है वो जरूर पूछा जा सकता है कि जो यहाँ का PMG कार्यालय क्या है। तो बिहार का PMG कार्यालय पटना में है, ठीक है ना, और अनिल कुमार इसके जो PMG हैं वह अनिल कुमार जी हैं, ठीक है ना। तो और मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार जी हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का क्या बनेगा दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ का बनेगा दोस्तों हरीशचंद्र अग्रवाल, ठीक है ना। और छत्तीसगढ़ का CPMG कार्यालय है वह रायपुर में है, और हरीशचंद्र अग्रवाल जी अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है, ठीक है ना, अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया, और मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल हरीशचंद्र अग्रवाल जी हैं, ठीक है ना। इसके बाद दिल्ली का हम देखते हैं, दिल्ली में कौन क्या है, तो सुश्री ऐन्द्री अनुराग, ठीक है ना, और इसका दिल्ली का जो है वो दिल्ली ही है इसमें, ठीक है ना, नई दिल्ली है इसका कार्यालय, दिल्ली सर्कल मेघदूत भवन लिंक रोड, ठीक है ना। इसका ये भी पूछ सकते हैं कि दिल्ली का CPMG कार्यालय कहाँ है, तो दिल्ली सर्कल मेघदूत भवन है इसका, दिल्ली का सर्कल का CPMG कार्यालय। तो सुश्री ऐन्द्री अनुराग जी PMG हैं दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों गुजरात, तो गुजरात सर्कल का भी देख लेते हैं। गुजरात सर्कल का, गुजरात का है अहमदाबाद, ठीक है ना। गुजरात का जो PMG कार्यालय PMG कार्यालय है, सॉरी दोस्तों PMG, यहाँ पे मैं बार बार CPMG निकल रहा है, ठीक है ना। तो PMG याद रखें आप, PM पोस्ट मास्टर जनरल मुख्य होता है किसी भी सर्कल का। तो PMG विष्णुपद सारंगी अतिरिक्त प्रभार उनको दिया गया है, जो मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल है, ठीक है ना। इसके बाद आएगा आपका हरियाणा सर्कल। हरियाणा सर्कल में कौन है, हरियाणा सर्कल का जो कार्यालय होगा वह होगा आपका अम्बाला, ठीक है ना, अम्बाला हरियाणा सर्कल का। यहाँ पे सुश्री रंजू प्रसाद जी मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल हैं, ठीक है ना, रंजू प्रसाद जी मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बनेगा दोस्तों जम्मू कश्मीर सर्कल। तो जम्मू कश्मीर का क्या बनेगा, श्री शैलेंद्र दसोरा। तो जम्मू कश्मीर का जो PMG कार्यालय होगा वह श्रीनगर में होगा, ठीक है ना। और जो वहाँ के जो PMG है ना, पोस्ट मास्टर जनरल शैलेंद्र दसोरा जी हैं, और मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल यहाँ के शैलेंद्र दसोरा जी हैं, और इसका जो आपका PMG कार्यालय है वो श्रीनगर में है। इसके बाद झारखंड सर्कल का देखते हैं। झारखंड सर्कल डोरंडा मुख्य डाकघर कॉम्प्लेक्स, तो इसका सही झारखंड का क्या हो जाएगा, रांची, ठीक है ना, झारखंड का यहाँ पे रांची हो जाएगा। झारखंड सर्कल का जो मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल है, ठीक है ना, वो PMG कार्यालय वो रांची में हो जाएगा। इसका अनिल कुमार सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार हो जाएंगे इसके। इसके बाद कर्नाटक सर्कल का देखते हैं। कर्नाटक सर्कल का क्या होगा, तो कर्नाटक सर्कल का जो हेड ऑफिस है वह हो जाएगा आपका बेंगलोर में, ठीक है ना। और इसके जो PMG हैं वो शारदा संपत जी है, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, ठीक है ना, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल इसके PMG शारदा संपत जी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा दोस्तों भोपाल सर्कल। तो भोपाल सर्कल के जो PMG हैं वह हो गए जितेंद्र गुप्ता जी, और इसका जो मुख्यालय होगा, ठीक है ना, इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा, इसका भोपाल है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश सर्कल का सॉरी भोपाल है, ठीक है ना दोस्तों। तो जितेंद्र गुप्ता का सही आंसर क्या होगा, जो भोपाल ये PMG हैं, और इसका मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल को पद दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके बाद आएगा महाराष्ट्र सर्कल, ठीक है ना। महाराष्ट्र सर्कल में क्या आएगा, HC अग्रवाल, ठीक है ना, SC अग्रवाल होंगे मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, और इसकी नवी मुंबई इसके जो मुख्य जो आपका PMG कार्यालय मुंबई में होगा। नेक्स्ट दोस्तों देख ले, क्योंकि दोस्तों जो आपका MTS का एग्ज़ाम होगा उसमें सिर्फ पोस्ट मास्टर जनरल पूछे जा सकते हैं, और उनका जो कार्यक्षेत्र है या जो कार्यालय है वह कहाँ पर है ये भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको यही याद करना है, ज़्यादा आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उड़ीसा सर्कल का क्या होगा, भुवनेश्वर यहाँ की PMG कार्यालय हो जाएगा आपका, और लोकेश्वर कन्हार वर्तमान जो आपके PMG हैं वह हो जाएंगे, और मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल मुख्य पोस्ट मास्टर लेश्वर कन्हार हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बनेगा दोस्तों पूर्वोत्तर सर्कल। पूर्वोत्तर सर्कल में जो भी आते हैं पूर्वोत्तर सर्कल में सलांग आएगा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, अमिताभ खरकवाल, ठीक है ना, अमिताभ खरकवाल हो जाएगा इसका सही आंसर, और इसका पोस्ट मास्टर जनरल होंगे अमिताभ खरकवाल। नेक्स्ट होगा दोस्तों राजस्थान सर्कल। तो राजस्थान सर्कल के जो PMG हैं वह कौन होंगे, विष्णुपद सारंगी
और जो इसकी आपकी जो पीएमजी कार्यालय है वह आपका जयपुर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, जयपुर हो जाएगा इसका पीएमजी कार्यालय। विष्णुपद सारंगी इसके सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बनेगा दोस्तों, ये दोबारा टाइप हो गया है। और तमिलनाडु सर्कल, तो तमिलनाडु सर्कल के क्या कौन होंगे इसके पीएमजी, तो श्री बी सेल्व कुमार यहाँ के पीएमजी हो जाएंगे। और चेन्नई इसका पीएमजी कार्यालय हो जाएगा, तमिलनाडु का चेन्नई। ठीक है ना। उत्तराखंड सर्कल देहरादून, ठीक है ना। उत्तराखंड सर्कल का जो पीएमजी कार्यालय है वह देहरादून में हो जाएगा। और इसके जो पीएमजी हैं वह सुश्री अंजलि आनंद हो जाएंगे। ठीक है ना। पश्चिम बंगाल सर्कल के कौन होंगे, तो एस मरविन अलेक्जेंडर होंगे पश्चिम बंगाल के। और इसका जो पीएमजी कार्यालय है वह कोलकाता होगा। और एस मरविन अलेक्जेंडर यहाँ के पीएमजी होंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों 23 के 23 भी मैंने आप सभी लोगों को करा दी है। यहाँ पे पीएमजी और उनका मुख्यालय कहाँ है और जो पीएमजी हैं वह कौन है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं देखने को। और दोस्तों अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक कमेंट और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तब मैं आपको डेली बेसिस पर इसी प्रकार की वीडियो लेके आता रहूँगा। ठीक है ना दोस्तों। तो इसका क्या बनेगा सही आंसर, इसमें यहाँ पे डायरेक्ट देख लेते हैं कि किसका क्या सर्कल है, तो यहाँ से भी आपको सही से याद हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का क्या है, हैदराबाद। असम का है गुवाहाटी। बिहार का है यहाँ पे पटना। छत्तीसगढ़ का है रायपुर। दिल्ली का है आपका नई दिल्ली। गुजरात का है आपका अहमदाबाद। हरियाणा का है अम्बाला। हिमाचल प्रदेश का है आपका शिमला। और जम्मू कश्मीर का हो जाएगा श्रीनगर। झारखंड का हो जाएगा आपका रांची। और कर्नाटक का हो जाएगा आपका बेंगलुरु। और केरल का हो जाएगा तुरंतपुर। और मध्य प्रदेश का हो जाएगा आपका भोपाल। ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा भी ये संघीय राज्य आते हैं, तो इसको भी आप अधिकार क्षेत्र हैं, इनको भी आप देख लें। इसके 2 ये और रह गए हैं आपके, इनको भी देख लें। महाराष्ट्र का हो जाएगा महाराष्ट्र। मुंबई। उत्तर पूर्व का हो जाएगा, उत्तर पूर्व में आपके 6 राज्य आते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा शिलांग। कौन कौन से राज्य आते हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक है ना। इसका शिलांग हो जाएगा। उड़ीसा का हो जाएगा भुवनेश्वर। पंजाब का हो जाएगा चंडीगढ़। राजस्थान का हो जाएगा आपका जयपुर। तमिलनाडु का हो जाएगा आपका चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। और पांडुचेरी और संघीय दमन को छोड़कर यहाँ पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का हो जाएगा लखनऊ। उत्तराखंड का हो जाएगा उत्तराखंड राज्य देहरादून। पश्चिम बंगाल का हो जाएगा पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता। ठीक है ना। तेलंगाना का हो जाएगा तेलंगाना राज्य हैदराबाद। ठीक है ना। तो साथियों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि और भी जीडीएस भाई हैं जो तैयारी कर रहे हैं जीडीएस टू एमटीएस की, उन सभी लोगों को इस वीडियो से लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।